आपने सब्जेक्ट तो सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि सेंटेंस का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? यस, इट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेडिकेट होता है। सो लर्नर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ब्राइट इंग्लिश हब। आज इस लेक्चर में हम प्रेडिकेट के बारे में समझेंगे, वो भी सिंपल वर्ड्स में, दैट व्हाट इज प्रेडिकेट एंड इट्स पार्ट। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप करते नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता क्या है? विधेय। अ प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। जो प्रेडिकेट होता है उसमें एक शब्द भी होता है और एक से अधिक शब्द भी प्रेडिकेट हो सकता है। सेंटेंस में यदि कोई प्रेडिकेट है तो वो एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्द का भी प्रेडिकेट हो सकता है। यदि इफ इट हैज मोर देन वन वर्ड, यदि प्रेडिकेट में एक से अधिक शब्द है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। वो कुछ मुख्य भाग में बांटा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के बारे में समझेंगे। प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। फर्स्ट, वर्ब। सेकेंड, ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। क्रिया, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, पूरक। ये 3 पार्ट किसके बताए? प्रेडिकेट के बताए। अब ऑब्जेक्ट के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि सब्जेक्ट जो होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं और उनके भी कितने पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, क्वालिफायर एंड हेड वर्ड। और क्वालिफायर के भी कितने पार्ट होते हैं? क्वालिफायर के 3 पार्ट होते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज। अगर आपको पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कराया गया है, आप वहां से पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, क्वालिफायर, हेड वर्ड या मेन वर्ड। अब हम समझ रहे हैं कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट के भी यहां पर मैंने कितने पार्ट बताए? 2 पार्ट बताए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वर्ब। क्रिया क्या होती है जो कि प्रेडिकेट का पार्ट है? द वर्ब इज द फर्स्ट एंड द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। जो वर्ब है वो प्रथम, पहला क्या है? भाग है। किसका? प्रेडिकेट का। और मुख्य भाग भी है। किसका? प्रेडिकेट का। क्रिया प्रेडिकेट का पहला और मुख्य भाग है। इट एक्सप्रेस द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। ये क्या बताती है? क्रिया, क्रिया जो कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है उसके बारे में बताती है। क्रिया उस कार्य के बारे में बताती है जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। राम प्लेज क्रिकेट। राम क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। तो प्लेज क्या है? वर्ब है। क्यों है वर्ब? क्योंकि एक्शन के बारे में बता रही है। किसके? राम के एक्शन के बारे में बता रही है। शी इज रीडिंग अ बुक। वह किताब पढ़ रही है। वह क्या कर रही है? वह किताब पढ़ रही है। यदि हम क्या लगाकर सवाल करेंगे और जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगी? वो वर्ब होगी, क्रिया होगी।
इस सेंटेंस में इज रीडिंग क्या है? वर्ब है। क्या बता रही है? एक्शन। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या है? शी है। तो इन सेंटेंसेस से हमने ये समझा कि वर्ब क्या है? मुख्य भाग है किसका? विधेय का, प्रेडिकेट का, और मेन पार्ट भी है और फर्स्ट पार्ट भी है किसका? प्रेडिकेट का। क्या करती है वर्ब? वर्ब क्या करती है? एक्सप्रेस द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। उस कार्य के बारे में बताती है जो कि सब्जेक्ट करता है। कर्ता जो कार्य करता है उसके बारे में क्रिया बताती है। ये काम किसका है? वर्ब का है। एन ऑब्जेक्ट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कर्म जो है एक ऐसा शब्द है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। An object is a word or group of words that receive the action of the verb. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राम ईट्स एन एप्पल। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म क्या है? राम ईट्स एन एप्पल। एन एप्पल इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। अब ये समझेंगे कि ऑब्जेक्ट को खोजा कैसे जाएगा। हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट? इफ वी आस्क टू वर्ब व्हाट और whom, क्या और किसको, जब हम क्रिया से सवाल करेंगे जो आंसर हमें मिलेगा that will be the object in that sentence. Then the answer we receive will be object. जो उत्तर हमें मिलेगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, कर्म होगा। इस सेंटेंस में इस एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। राम ईट्स एन एप्पल। राम क्या खा रहा है? राम सेब खा रहा है। तो एन एप्पल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। अब ऑब्जेक्ट का भी हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, when we ask what from the verb and get answer, then the answer which we get will be direct object. Means जब हम क्रिया से सवाल करेंगे क्या, और जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राम गेव मी अ गिफ्ट। इस सेंटेंस में अगर मैं सवाल करूं तो जो आंसर मुझे मिलेगा वो क्या होगा? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राम गेव मी अ गिफ्ट। राम ने मुझे क्या दिया? क्या दिया? गिफ्ट दिया। तो आ गिफ्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यदि हम वर्ब से ये सवाल करेंगे किसको या किसके लिए, और जो आंसर हमें मिलेगा वो क्या होगा? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन वी आस्क whom or for whom from the verb and get an answer, that answer is called indirect object. यदि हम क्रिया से सवाल करेंगे किसको या किसके लिए, और जो उत्तर हमें मिलेगा वो क्या होगा? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम एग्जाम्पल लेते हैं। राम गेव मी अ गिफ्ट। पहले हमने क्या सवाल पूछा था? राम ने क्या दिया? राम ने एक गिफ्ट दिया। तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। यदि हम सवाल करेंगे राम ने किसको गिफ्ट दिया, तो मुझे गिफ्ट दिया। मी क्या है इसमें? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी यहां पर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसके बारे में भी समझेंगे। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो वहां पर क्या कंडीशन होगी, क्या लगाकर उसको हम वहां पर लिखेंगे सेंटेंस में, इसके बारे में समझेंगे। यदि किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो वहां पर
क्या कंडीशन होगी इसके बारे में समझेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। रामा गेव अ बुक टू हिम। गेव क्या है? वर्ब है, और वर्ब से अगर हम सवाल करेंगे कि रामा ने क्या दिया, तो अ बुक ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि यदि वर्ब से हम सवाल करेंगे क्या, और जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यदि हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं किसको या किसके लिए, और जो आंसर हमें मिलता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस में समझते हैं। रामा गेव अ बुक टू हिम। रामा ने किसको किताब दी? टू हिम। हिम ये क्या है? टू हिम ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहां पर मैं ये समझाना चाह रही हूं कि जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो उस ऑब्जेक्ट से पहले टू का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि क्या है? प्रीपोजिशन है। This is a condition when direct object comes before indirect object. Then in a sentence we will use to or for. Second example में समझते हैं। He called a taxi for her. Called क्या है? verb है। He क्या है? subject है। उसने क्या बुलाया? टैक्सी बुलाई ना उसने। क्या बुलाई? टैक्सी बुलाई। तो टैक्सी क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसके लिए बुलाई? वो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब भी मैंने ये बताया आपको कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो कंडीशन क्या है? जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो वहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे? टू और फोर लगाएंगे, जो कि क्या हैं? प्रीपोजिशंस हैं। रिमेंबर दैट व्हेन बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स, देन वी विल यूज टू एंड फोर in that sentence. Here, two or four are prepositions. अब ये समझेंगे कि यदि किसी जेरिन का क्या हुआ है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो वहां पर कंडीशन क्या होगी? When a verb is followed by an ing form means जब कोई verb ing फॉर्म के साथ इस्तेमाल की जा रही है एंड इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट, और वो किसका काम करती है? कर्म का काम करती है, देन इट विल बी कॉल्ड एज जेरेंड। उसको क्या बोलेंगे? जेरेंड बोलेंगे। जैसे कि हम जानते हैं जेरेंड का फॉर्मेशन कैसे होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि आईएनजी लगा दिया जाए तो क्या फॉर्म होगा? जेरेंड फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर लव्स रीडिंग नोवेल्स। यहां पर लव्स क्या है? वर्ब है, और वर्ब के साथ क्या है? रीड। ये इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया गया? आईएनजी लगाया गया, और ये क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा। रीडिंग नोवेल्स विल बी ऑब्जेक्ट हेयर। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो ये रीडिंग नोवेल्स है ही, बट हम ये कह सकते हैं कि जेरेंड का ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। इन्फिनेटिव एज ऑब्जेक्ट, जब इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है किसी सेंटेंस में, व्हेन अ वर्ब इज फॉलोड बाय टू प्लस वर्ब, जब कोई वर्ब के साथ किसका इस्तेमाल हो रहा है? टू का इस्तेमाल हो रहा है, और फिर वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, एंड इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट, और वो किसका कार्य करता है? ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड एज इंफिनिटिव। और जैसे कि हमें पता है इंफिनिटिव कैसे बनता है? यदि वर्ब से पहले किसका इस्तेमाल किया जाए? टू का इस्तेमाल किया जाए, तो वहां पर क्या फॉर्म होगा? इंफिनिटिव बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। लाइक्स क्या है? वर्ब है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। और टू प्ले क्रिकेट क्या है?
ऑब्जेक्ट है। और यहां पर ऑब्जेक्ट किसकी तरह यूज किया गया, इन्फिनेटिव को किसकी तरह यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। क्यों? वर्ब के साथ क्या लगाया गया है, टू लगाया गया है। वर्ब से पहले जब भी टू का यूज होगा तो वो क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा, जो कि इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव का किसकी तरह इस्तेमाल किया गया है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। कॉम्प्लीमेंट इज द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। कॉम्प्लीमेंट जो है वो तीसरा और आखिरी पार्ट है, होता है किसका, प्रेडिकेट का। A complement is a word or group of words that completes the meaning of the verb. जो कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक होता है, वो एक ऐसा शब्द होता है या शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो क्या करता है, जो क्रिया है उसके मीनिंग को पूरा करता है, कंप्लीट करता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, पूरक बोलते हैं। अ कॉम्प्लीमेंट कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब। और जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमेशा किसके बाद आएगा, लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा। अब ये समझेंगे कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं। अ लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट शो एक्शन। जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं वो कार्य नहीं दिखाती हैं, बट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट विद मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। लेकिन सब्जेक्ट को उसके बारे में अन्य जानकारी से जोड़ती हैं। ऐसी वर्ब्स क्या होती हैं, ऐसी वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही इज अ टीचर, ये इस सेंटेंस में कौन सी लिंकिंग वर्ब है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। मैंने आपको बताया कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा किसके बाद में आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है। तो इसमें लिंकिंग वर्ब क्या है, इज है। हमने आपको बताया कि जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं वो एक्शन शो नहीं करती, वो क्या करती हैं, सब्जेक्ट को कनेक्ट करती हैं, किससे, उसके बारे में अधिक सूचना से सब्जेक्ट को जोड़ती हैं। इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और आर टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। जैसे कि हमें पता है कॉम्प्लीमेंट का क्या काम होता है। कॉम्प्लीमेंट ऐसा शब्द या शब्दों का ऐसा समूह होता है जो क्या करता है, वर्ब के मीनिंग को पूरा करता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ऐसे ही जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं उनका कोई काम नहीं होता, लेकिन सब्जेक्ट को उसके बारे में क्या देती हैं, जानकारी देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज, आर, एम, वॉज, वर्ब, बी, बीइंग, बीन, सीम, बिकम, अपीयर, एटसेट्रा आर सम लिंकिंग वर्ब्स। ये क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, जो क्या करती हैं, लिंक करती हैं, जोड़ती हैं, किसको, सब्जेक्ट को, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे जोड़ती हैं, किसको, सब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, ही इज हैप्पी, इस सेंटेंस में इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और हैप्पी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, जो कि वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। ये जो मैंने आपको बताया ये हमेशा याद रखना कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद में आएगा। लिंकिंग वर्ब कौन सी, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन आर सम लिंकिंग वर्ब्स। बस इतना याद रखिए कि वर्ब के साथ अगर आईएनजी यूज किया गया है तो वो क्या होगा, वो जेरेंड होगा। यदि वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल किया गया है, टू प्लस वर्ब, वो क्या होगा, वो इन्फिनेटिव होगा। और जेरेंड और इन्फिनेटिव एज अ ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट हमेशा लिंकिंग वर्ब से बाद में आएगा। लिंकिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, बिकम, अपीयर, एटसेट्रा, ये सब क्या हैं, ये लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट और किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहचानने में और वर्ब को पहचानने में या कॉम्प्लीमेंट को पहचानने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।